हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। जैसे हम एक एक करके सारे राज्यों के सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, वैसे ही आज हम बिहार को डिकोड करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता कैसे कैसे है, क्या क्या उसमें आता है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, किन भागों पर हमें ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बिहार का जो 32nd जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है, जी हाँ 32वां एग्जाम होने वाला है वर्ष 2023 में। उसके लिए जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा। पहला स्टेज जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, यानी कि छटाई वाला एग्जामिनेशन। सबसे पहला एग्जामिनेशन जो होता है ना, जैसे दूध उबलता है उसकी क्रीम अलग कर दी जाती है, मलाई अलग कर दी जाती है, वैसे ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होता है। सबसे ज्यादा जो छटाई होती है ना, सबसे ज्यादा जो लोगों को निकाला जाता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाला जाता है। यदि आपने प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई कर लिया तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन आधे से भी कम हो गया, बिकॉज जितने भी नॉन सीरियस थे, जो डिजर्विंग नहीं थे, वो सारे के सारे प्रिलिमिनरी में निकल जाते हैं। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली होती है। यहाँ पर आपके पास सवाल आ जाएगा और 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करके अपना जवाब देना होता है। सेकंड स्टेज जो होती है वो आपकी मेन एग्जामिनेशन की होती है। जब आप प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। ये कैसे होता है, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, यानी कि व्याख्यात्मक रूप से होता है। यहाँ पर आपके पास सवाल आ जाएगा और आपको उसको पूरा उत्तर में परिवर्तित करके लिखना है। आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आपके पास कानून का, फैक्ट्स का, कि लॉज का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इस बात को कहाँ परखा जाता है, इस बात को मेंस के एग्जामिनेशन में परखा जाता है। जैसे इसका नाम है मेंस एग्जामिनेशन, इसलिए इसका नाम मेंस एग्जामिनेशन है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, सबसे ज्यादा इसी पर डिपेंड करता है। बिकॉज जो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है ना, जहां पर आपको रैंक मिलती है, वहां पर मेरिट लिस्ट में मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ा जाता है, प्लस कर दिया जाता है। अब इंटरव्यू जो होता है वो तो लिमिटेड मार्क्स के लिए होता है, बट मेंस ऐसा स्टेज है जहां पर आप जितने मार्क्स सिक्योर करना चाहें उतने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। आपको एक टारगेट तो लेकर के चलना पड़ेगा, और यदि आपको अपना नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर चाहिए, यानी कि आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो मेंस में अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। जहां तक बात है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपसे सिलेबस के रिगार्डिंग भी चीजें पूछी जा सकती हैं और आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछी जा सकती है। लेकिन जो मेनली ये होता है, ये क्योंकि इसका नाम है पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि आप क्या उपयुक्त हैं या नहीं है जज बनने के लिए। बिकॉज जज बनना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही प्रेस्टीज की बात है। तो यहाँ पर इंटरव्यू होता है और हर राज्य में इंटरव्यू होता है, बस मार्क्स अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स से कम प्रभाव पड़ता है मेरिट लिस्ट पर। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना मेरिट लिस्ट पर, वो मेंस के आधार पर ही पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है आपका, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीएस जनरल नॉलेज का होता है। जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है, भी सारी बातें भी हम व्याख्या करने वाले हैं, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा बने रहें, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि पहली बार अड्डा 24/7 जुडिशरी पर आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 100 नंबर के लिए आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जीके का पेपर होता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीजें आपसे जनरल नॉलेज में पूछ ली जाती हैं। इसके साथ साथ जो रिसेंट आपके लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई नया कानून आया, कोई संशोधन हुआ, उसके बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है लॉ का, वो होता है 150 मार्क्स का, वहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं। बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये फायदेमंद चीज है, लेकिन इस वजह से क्या होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इस वजह से आपके लिए केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, इसके साथ साथ क्या करना है, आपको सही अटेम्प्ट करना है। ये प्रेशर आप पर होता है, बिकॉज अगर सही अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं, यदि कट ऑफ से कम हो गए तो दुख बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से सही उत्तर चुन करके आना है, ये प्रेशर हमेशा अपने दिमाग पर रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 1 होता है आपका, जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आता है और एलिमेंट्री जनरल साइंस आता है, ठीक है। जीके में मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये आपका इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ये सारा सारा आपका कहाँ पर आ जाएगा, जीके में आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिहार के एग्जाम में, वो होती है जनरल साइंस। बिकॉज बिहार के अगर एग्जाम की मैं बात करूं, तो जो मेंस का पेपर होता है ना, वहां पर जनरल साइंस का आपको एक अलग से पेपर देखने को मिलेगा। जी हाँ, लॉ के पेपर तो जो होंगे वो तो होंगे ही, उसके साथ साथ जीके का एक पेपर होगा, वो होगा। उसके साथ साथ जनरल साइंस का पेपर एक अलग से होने वाला है, वो भी अभी पूरा बताऊंगी कितने नंबर के लिए होता है, क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद एक बार लॉ के पार्ट पर देख लेते हैं कि लॉ में क्या क्या आता है पेपर 2 में। तो पहली चीज जो आएगी, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। यहाँ पर भले एक लाइन में इसको लिख दिया गया, लेकिन खाली यही नहीं है,
और भी सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आते हैं। प्रोसीजर में कौन कौन से लॉज आते हैं अभी बताने वाली हूँ। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो आप समझ सकते हैं कि संविधान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या आता है, इसमें भी कुछ डॉक्ट्रिन्स होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छे से आपको इसका नॉलेज होना चाहिए यदि आपको बिहार में जज बनना है। इनके टॉपिक्स क्या क्या आते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर ये आपका हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ आता है, जिसको हम फैमिली लॉ के नाम से जानते हैं। बिकॉज अगर जज बनना है तो फैमिली लॉ के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे केसेस आपके हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ से जुड़े होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, ठीक है। मींस की अभी हम आगे बात करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए जो होता है वो आपका यहाँ पर आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पूछा जाता है, लॉ ऑफ ट्रस्ट पूछे जाते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए पूछा जाता है। उसके साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो जाता है। उसके साथ साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाता है। अब छठे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है कमर्शियल लॉ। क्या ये खाली एक सब्जेक्ट है? जी नहीं, यहाँ पर 4 अलग अलग सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से हैं? मेंस के पास चलते हैं, वहां पर डिस्कस करते हैं कौन कौन से होते हैं। एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट मेंस में दिया हुआ है ना कि कमर्शियल लॉ में ये इंक्लूड होता है, प्री में भी वहां से सवाल बनता है। दैट्स व्हाई हमें प्री और मेंस के सिलेबस को दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। और एक्चुअल में जब आप किसी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपको हमेशा प्री और मेंस के सिलेबस को क्लब करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा वो एरियाज के बारे में जो आपके प्री में आने हैं, वो एरियाज जो खाली मेंस में आने हैं, और वो एरियाज जो दोनों में आने हैं, उसके साथ साथ वो एरियाज जो दोनों में से किसी में नहीं आने। मतलब कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो आपके डेड एरियाज है जहां से सवाल बनते ही नहीं है, पहले भी नहीं बनते आए हैं, अभी भी नहीं बनेंगे, वो एरिया आपको स्किप करना होता है, और उसको स्किप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मेंस के बाद पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 तो कंपलसरी पेपर होते हैं, 5 ऐसे पेपर हैं जो आपके कंपलसरी है मैंडेटरी रूप से कि ये तो होने ही होने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए लिखा हुआ है 100 नंबर का, लेकिन आपको कितने सिक्योर करने हैं इसमें से? 30 और 30, मिनिमम 30 मार्क्स आपको यहाँ पे सिक्योर करने होते हैं। यदि आपने यहाँ पर 30 मार्क्स को सिक्योर नहीं करा तो लॉ में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करके आ जाइए, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आपकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला पेपर आपका होता है जीके का, जनरल स्टडीज का, ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 150 मार्क्स के लिए, ठीक। उसके बाद अलग से पेपर होगा कि जनरल साइंस के लिए जो 100 मार्क्स का होगा अपने आप में। मतलब कि आपको जब जीएस पढ़ेंगे तो आपको साइंस विशेष रूप से पढ़नी होगी, ताकि आप प्री और मेंस दोनों के लिए इसकी तैयारी कर सके अच्छे तरीके से। उसके बाद जो आपका 5वां पेपर है लॉ का, क्या ऐसा है कि एक ही पेपर होगा लॉ का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ के आपके यहाँ पर 3 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 चॉइस दी जाती है, 5 सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ एविडेंस प्रोसीजर होता है वो 150 मार्क्स का आता है। अब लॉ ऑफ एविडेंस तो आप समझ गए, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब प्रोसीजर में क्या क्या आता है उसकी भी बात कर लेते हैं, बिकॉज जो जितना दिख रहा है वो इतना है नहीं, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है आपका। प्रोसीजरल लॉ में क्या आता है इसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऑप्शंस क्या क्या होते हैं आपके पास, जिसमें से आपको 3 का चुनाव करना होता है, ठीक है। पहला आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो जाता है। 150 मार्क्स के लिए आप कोई सा भी ऑप्शनल पेपर लेंगे, आपको 3 लेने हैं, टोटल आपके 450 मार्क्स यहाँ से बनने हैं। तो ये ऑप्शनल का जो स्कोर है ना, ये आपके हाथ में होता है। आपके सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक्स क्या होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, अभी बता रही हूँ इन अ वाइल, ठीक है। हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ मैंने बता ही दिया। फैमिली लॉ आपका होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्योंकि ये छोटे छोटे कानून है, समझने में थोड़े इजी होते हैं, दैट्स वाई इन चारों को एक साथ कर दिया गया। यहाँ पर खाली एक ही उड़ता तीर है और वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार इसको समझ के तो देखिए। ये जो बात कहता है वो कोई भी नहीं कह सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, ये 150 मार्क्स का है, ये भी बहुत अच्छा चॉइस होता है अपने आप में। फिर कमर्शियल लॉ है आपका 150 मार्क्स का, इसको भी ले सकते हैं। तो इन 5 में से आपको 3 लेने होते हैं। और ये जो 450 मार्क्स का गेम होता है ना, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म करा तो मीन्स में आप मार्क्स सिक्योर कर ले जाएंगे और आप इंटरव्यू में एक सेफ जोन में चले जाएंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आ जाएगा, रैंक आपकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
सबसे पहली बात, अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या पढ़ना है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 कवर करने ही करने हैं। अब जहां तक बात है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया और कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया। उसके बाद जो आपके रूल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के, वो हो गए, जिसमें आपका आ जाता है रूल अगेंस्ट बायस और डी अल्टरम पार्टम, यानी कि एवरी पार्टी मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी कि हर पार्टी के पास अवसर होना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। उसके साथ ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज क्या होती हैं, जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या होती है, न्यायिक समीक्षा कैसी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर, यानी कि प्रशासनिक कार्य पर क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, होगी तो किस स्वभाव की होगी, किस प्रकार से होगी, रिट जुरिसडिक्शन क्या होता है और स्टैट्यूटरी जुडिशियल रेमेडीज क्या क्या होती है, इनका स्कोप, एक्सटेंट, डिस्टिंक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। जी हाँ, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कवर होता है, ये सब का सब आपका प्रशासनिक कानून में कवर होता है। टॉर्शियस लायबिलिटी क्या होती है स्टेट की और उसका कॉम्पेंसेशन कितना बनेगा, प्रोमिसरी स्टॉपल क्या होता है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना आपने अपने संविधान में पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जाती हैं, किस जूरिस्ट ने क्या करा है, किसने क्या ओपिनियन दिया है, उस आधार पर हम कौन सी डॉक्ट्रिन लेकर के आए, कौन सी फिलॉसफी लेकर के आए, सब कहाँ गवर्न होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से गवर्न होता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे लागू होते हैं, ऑम्बड्समैन क्या होता है, पता तो आपको है सब कुछ ब्रीफ में क्या क्या होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे तरह का अप्रोच रखना पड़ेगा। और यदि आपके ये एरियाज स्ट्रॉन्ग है तो इससे अच्छा टॉपिक तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी चॉइस तो हो ही नहीं सकती है कि आप संवैधानिक और प्रशासनिक कानून को चुन लें। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे पेपर पर अपने चलते हैं, हम ऑप्शनल पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये क्या है, ये आपका कंपलसरी पेपर है, ये आपका मैंडेटरी पेपर है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट तो आता है, ये तो हमें पता ही था, हमें ये भी पता था कि सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, हमें ये भी पता था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा। जो बात हमें नहीं पता थी, थोड़ी सी अपने से बहुत लोगों को होगी और बहुत से लोग सोचेंगे ये प्रोसीजर में क्यों आता है, बट क्योंकि ये प्रोसीजर बताते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट हो गया आपका, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट हो गया, ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका लॉ ऑफ प्रोसीजर में कवर होता है। तो ये सब क्या है, ये पांचों के पांचों आपके क्या है, ये पांचों आपके मैंडेटरी है, मतलब ये तो आपको देना ही देना है। तो ये तो आपको पढ़ना इस प्रकार से कि प्री और मेंस दोनों में आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, एक भी मार्क आपका डिडक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अगला, हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ में आपको जो स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है वो इस प्रकार से हैं। हिंदू लॉ में स्कूल ऑफ थिंकिंग जो अलग अलग से हैं, जैसे दया भागा है, मिताक्षरा है, इन सब के बारे में पढ़ना है। मैरिज से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड क्या कानून है, अडॉप्शन से रिलेटेड क्या है, इम्पार्टेबल एस्टेट क्या होता है, एंडाउमेंट क्या होता है। उसके साथ मोहम्मदन लॉ में मैरिज क्या होती है, अडॉप्शन कैसे होता है, विल्स कैसे बनती हैं, लेजिटिमेसी कैसे होती है, एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है और गार्जियनशिप कैसे गवर्न होती है। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मुस्लिम लॉ के कवर करने होंगे। ये बेयर मिनिमम, इससे ज़्यादा कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर लेना, लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो यही है। ऐसा नहीं कि इनसे बाहर नहीं पूछ सकते, इनसे बाहर पूछ सकते हैं, लेकिन 90% यही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल लॉ में मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बता रही थी कि खाली एक वर्ड में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आता है, कंपनी लॉ आता है, द कंपनीज एक्ट 2013 आता है आपका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि आपको 5 में से 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब वो चॉइस तो आप ही की होगी कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आपके बेस्ट है, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं जिनमें। और हमसे जो भी मदद चाहिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं, इनकी PDFs और सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, यदि आप बिहार जुडिशरी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 के साथ करना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है और आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, आपको पहले लिंक पर जाना है। लेकिन क्या खाली यही तरीका है हमसे जुड़ने का? नहीं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड एज वेल एज एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है।
आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर 399 फ्री कॉइन्स मिलेंगे, जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। हर एक कॉइन की वैल्यू होगी 1 रुपीज़। ठीक है, तो आपके 400 रुपये और बच जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में यूपीएससी में जाइएगा। यूपीएससी में आपको अलग से कैटेगरी देखने को मिलेगी, स्टेट जुडिशरी पीसीएच है। अब जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर टारगेट स्टेट के बैचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली जुडिशरी हो गया। ठीक है, यदि आपका कोई टारगेट स्टेट है तो आप बिल्कुल टारगेट स्टेट का बैच ले सकते हैं। यदि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं कि जिसका भी एग्जाम आएगा हम दे देंगे, आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट स्टेट नहीं है, तो आप यहाँ पर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बिहार की बात करते हैं, बिकॉज बिहार का एग्जाम आने वाला, तो बिहार का जुडिशरी का फाउंडेशन बैच ये रहा, जो कि 4 जनवरी से शुरू हुआ है। इसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा घंटे की आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो 9 महीने की वैलिडिटी है यहाँ पर। आपके यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, सारे के सारे बिहार ओरिएंटेड, बिहार स्पेसिफिक जो टारगेट स्टेट के जो लॉज हैं वो सारे आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। किस तरह से? प्री प्लस मेंस के हिसाब से कवर करवाए जाएंगे, और जितने बच्चों का मेंस हो जाएगा उनके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज होगी ना वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग करा जाएगा, जिससे कि किसी के माध्यम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनका यहाँ पर उनके सारे एक्सपीरियंस के बारे में उनका एक डेमो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखने का नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डेमो वीडियोज ही वीडियो से सारे मिल जाएंगे आपको आराम से। उसके बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ पर जाना है। बाय नाउ पर जाकर के वो इग्नोर कर लीजिए कि एमआरपी क्या लिखा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाना है, मेरा दैट इज Y625। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बैच आपका 60,000 रुपए के आसपास का हो रहा था वो कम हो करके 13,800 रुपए का हो जा रहा है। लेकिन ये पे मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके 400 रुपए और बच जाएंगे। आपको अल्ट्रा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फ्री कॉइन्स का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ये बैच पड़ेगा 13,400 रुपए का। 13,400 रुपए में आपकी संपूर्ण तैयारी होने वाली है न्यायाधीश बनने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और सारे फैकल्टीज अपने अपने एरिया में कमांड रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं। तो यदि आप अल्ट्रा 24/7 के साथ अपना जज बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि अभी 2-3 क्लासेस दी हुई हैं, और जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। एंड कोड लगाना मत भूलिएगा Y625। और जब आप क्लासेस लेंगे तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। तो जुड़ना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।